गाइस कैसे हो आप सब। तो पार्ट 2 हमारा फाइनली आ चुका है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 का बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था, तो मैं लेकर आ चुका हूँ ड्रीम 100 का पार्ट 2। तो हमारे श्याम क्लासेस ड्रीम 100 को सब्सक्राइब कर दो। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, 3 बातें हमने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? एक तो संस्कृति शब्द का अर्थ पढ़ा था। दूसरा हमने हड़प्पा कहाँ है, इसका विस्तार कितना है, इसका कालक्रम कितना है, यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तीसरा हमने इसका जो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, है ना। तो 3 बातें हमने पढ़ी थी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसकी आप चिंता नहीं करें। यहाँ तक अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि तो पार्ट 2 में मैं आपको 3-4 टॉपिक क्लियर ही करा दूंगा। तो ड्रीम 100 का सपना बनाए रखो, तो एक शायरी हो जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, यानी कि ड्रीम 100 की राह देखेंगे, ड्रीम 100 की राह देखेंगे। ओके, तो सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ते हैं। तो मैं आपको यूं ही उंगलियों पे याद करा दूंगा, जैसे हमारे 1 के होंगे टेक्निकल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओके, तो हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। जो इनको पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? जो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? 1925 में किया। किसने किया? वेंडेल ने किया। वेंडेल, इसे इस तरह का ही नाम था, वेंडेल ने किया, है ना, वेडेल। और जो नया प्रयास था, ये तो प्राचीन यानी सबसे पहले, ये तो सबसे पहले किया था। और जो न्यूनतम प्रयास है यानी नया प्रयास है सिंधु सभ्यता को वो पढ़ने का, किसने किया? मैं बता देता हूँ, नटवर झा, गणपत सिंह धानिया और राजा राम, इन्होंने किया। अब आप सोच रहे हो सिंधु लिपि क्या है? लिपि के बारे में नहीं पता। लिपि चिन्ह मान लेते हैं, चिन्ह किलाक्षर, है ना, एक लिखने का बोर्ड, है ना। सिंधु लिपि जिसपे चिन्ह उत्कृत होते थे, जैसे कि बेल का हो गया, मछली का हो गया, और जो ये हो गया, इस तरह के बहुत सारे चिन्ह जिसको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि ये क्या भाषा है, चित्र के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सका। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, और सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वेडल ने किया था, और जो नया प्रयास है नटवर झा, गणपत सिंह धानिया, राजा राम ने किया, है ना। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा सिंधु लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर हमें कहाँ मिले? हमें मोहनजोदड़ो से मिले, है ना। और जो बाद में हड़प्पा से मिले तथा दूसरे बाद में हड़प्पा से मिले। और जो सबसे बड़े अक्षर इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े अक्षर हमें कहाँ से मिले? धौलावीर से मिले। सबसे बड़े अक्षर में धौलावीर से मिले। और जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है, नोटिस बोर्ड का प्रतीक किसे माना जाता है? नोटिस बोर्ड का प्रतीक किसे माना जाता है? धौलावीर से मिले सिंधु लिपि के सबसे बड़े अक्षर को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और जो सिंधु लिपि है दोनों ओर से लिखी जाती थी,
एक ये पन्ना हो गया, एक इधर साइड का, यानी सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसे हम बूस्ट्रोफेदेन कहते हैं। बूस्ट्रोफेदेन इम्पोर्टेंट है ये भी। तो 2 बातें, 3 टॉपिक क्लियर है आपके, है ना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिंधु लिपि के बारे में, देखना भी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिंधु लिपि का प्रथम प्रयास किसने किया? वेडल ने। रुको ज़रा, किसने किया? वेडल ने किया। कब किया? 1925 में किया। फिर नया प्रयास किसने किया? नटवर झा, गणपत सिंह धानिया, राजा राम ने किया। लेकिन सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, और सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से, दूसरे नंबर पर हड़प्पा से, और सबसे बड़े अक्षर कहाँ से मिले? धोलावीर से, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। ओ भाई साहब, और जो सिंधु की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक मतलब कि भाव प्लस चित्र, याद कर लो, भाव प्लस चित्र, यानी कि चित्रों के द्वारा भाव को प्रकट करना। सिंधु लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, है ना। और सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए बूस्ट्रोफेदेन कहा। इतना क्लियर है सिंधु लिपि के बारे में? क्या इतना क्लियर है सिंधु लिपि के बारे में? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, सिंधु लिपि है ना, सिंधु लिपि किससे बनाई जाती थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल कड़ी के, सेल कड़ी पत्थर और पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी, है ना। सिंधु लिपि सेल खड़ी से बनाई जाती थी, ये रही सेल कड़ी। और जो ये क्या नाम है, सिंधु लिपि मिट्टी से निर्मित होती थी, पक्की मिट्टी से, है ना, सेल खड़ी से बनाई जाती थी। अब देखो, सिंधु लिपि में हमें मोहरे भी मिलेगी, मोहरे उनमें भी चिन्ह उद्धृत हो गए। उस किसी तो आयताकार मिली मोहरे, कोई मिली हमें वर्गाकार। अब देखो, आयताकार पर केवल लेख लिखा जाता था, लेख मतलब कि चित्र नहीं रहे, लेख ही लिखा जाता था, मतलब कि कोई मतलब कि किसी भाषा होगी। वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों, इस पे लेख और चित्र दोनों होते थे। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। और भाई साहब, 5 बेलनाकार जो मेसोपोटामिया की मोहरे हमें मोहनजोदड़ो से मिली, है ना। तो इतना क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिंधु लिपि के बारे में पढ़ा। सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। सबसे पहले जो सिंधु लिपि है, सिंधु लिपि मतलब किसने प्रयास किया? तो उस वेंडल ने किया। कब किया? 1925 में किया। और बाद में किसने किया? नटवर झा, गणपत सिंह धानिया, राजा राम ने किया। यहाँ तक क्लियर है। और इसको पढ़ा नहीं जा सका। और सिंधु लिपि के सबसे पहले अक्षर हमें मोहनजोदड़ो से मिले। दूसरे नंबर पर कहाँ से मिले? याद करो, हड़प्पा से मिले। तथा सबसे बड़े अक्षर धोलावीर से मिले, जिन्हें नोटिस बोर्ड का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसलिए इसमें बूस्ट्रोफेदेन कहा। क्या कहा? बूस्ट्रोफेदेन। और सिंधु लिपि के जो उनको जानने के लिए उल्लेखनीय, क्योंकि सिंधु लिपि मोहरों पर भी छपी होती थी, है ना। तो वह मोहर सेल कड़ी से बनाई जाती थी, इतना क्लियर है, जिसमें आयताकार व वर्गाकार होती थी। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और उसमें आयताकार पर लेख और चित्र दोनों बनाए जाते थे, लेकिन वर्गाकार पर लेख लिखा जाता था। सॉरी, आयताकार पर केवल लेख लिखा जाता था, और वर्गाकार पर लेख व चित्र दोनों बनाए जाते थे। और हमें 5 बेलनाकार मोहनजोदड़ो का मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली। तब
पारसी की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथिल से मिली। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको इतना क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर है भाई साहब, हमें क्या करना है, गहन विस्तार विश्लेषण करना है। ओके, राह में नहीं रुकना है क्योंकि ड्रीम 100 का सपना हम लेके चल रहे हैं। तो जल्दी से, आपको आलस आ रहे होगे तो आलस मत करो, क्लास को पूरी देखो, याद नहीं होवे तब बोलना। कि जैसे ही आप मेरी पीडीएफ फ्री में, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ओके, दे रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा लो, ड्रीम 100 का सपना लेकर चलो। चलते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। इसको याद मत करो भी, किसको इसको, इन चारों, ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, है ना। सिंधु सभ्यता के, अब देखो, अस्थि पंजर क्या होता है, जो कंकाल, मान लो आप, कंकाल नहीं होता क्या, या मैं सही से लिख देता हूँ, अस्थि पंजर क्या होता है, आप कंकाल मान लो या हड्डी का ढांचा मान लो, हड्डी का ढांचा मान लो, ढांचा मान लो, इसे कहते हैं हम अस्थिपंजर। अब देखो, जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, यानी सिंधु सभ्यता के दौरान हमें 4 कंकाल अस्थिपंजर मिले। अब देखो, इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था, मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। इनके संस्थापक ड्रूडा को बाद में दक्षिण भारत को पलायन कर गए, है ना। किसके आधार पर जताई गई, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले, है ना। इसके आधार पर संभावना, अब देखो, मिश्रित प्रजातियों के संस्थापक किसे माने जाते हैं, ड्रूडा को। इतना याद रख लेना, इसमें कुछ भी याद मत रखो। मिश्रित प्रजातियों के संस्थापक किसे माने जाते हैं, ड्रूडा को, जो बाद में दक्षिणी भारत को पलायन चले गए। चलो रे चलो, इतना क्लियर है। अब भाई साहब, यहाँ से हमारा जो पार्ट, यानी कि एनसीईआरटी में यहाँ से शुरुआत की गई है, यहाँ से, लेकिन मैंने आपको उसको लाइन से शुरू कर दिया, लाइन बाय लाइन से, ओके। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। अब जानकारी, जैसे कि हमें वहाँ पर आभूषण मिल गए, मोहरे मिल गई, हाँ, बेल के अनाज मिल गया, मैं अनाज लिख देता हूँ यहाँ पर, अनाज मिल गया, और फलक मिल गए, फिर फलक मिल गई, और क्या मिला, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जिससे हमें क्या पता चलता है, मिट्टी, बर्तन मिल गए, है ना, बर्तन मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिली। अब उनसे पता चलेगा कि वहाँ के लोग क्या पहनते थे, आभूषण पहनते होंगे, मोहरों का यूज करते होंगे, हाँ, फलक है, इसलिए वहाँ पर खेती करते होंगे, जो नहीं होता का फावड़ा क्या कहते हैं ना, बर्तन, यानी कि वहाँ के लोगों के पास बर्तन होंगे। इसलिए जानकारी के स्रोत से हमें वहाँ की बाट मिल गए होंगे, आभूषण मिल गए होंगे, मोहरे मिल गई होगी, बाट मिल गए, मिट्टी से बनाए वर्षभ यानी बेल मिल गए होंगे, धातु के औजार मिल गए होंगे, मनके मिल गए होंगे, फलक मिल गए होंगे, अवतल चक्की मिल गई होगी, कयान से बना एक पात्र मिल गया होगा, इस तरह से। अब विशिष्ट पुरावस्तु क्या होते हैं, अब मैंने आपको पहले ऊपर भी बता दिए। अब विशिष्ट पुरावस्तु पूछ लिया जाए, कौन है, मोहर, दबा देना, मोहर। सिंधु सभ्यता में विशिष्ट पुरावस्तु कौन है, मोहर है ना। ये क्या हो गया, ये ले चला गया, ओके सही।
हड़प्पा है, और जो सेलगढ़ी पत्थर से बनाई जाती थी। मोर किससे बनाई जाती थी? सेलगढ़ी पत्थर से। मैंने ऊपर बताया। इन पर जानवरों के चित्र होते थे। नहीं कहा, मैंने कहा ये मोर हैं, इस पे जानवरों के चित्र हो गए, है ना। चित्र वर्गाकार बनाए, क्योंकि वर्गाकार पर चित्र और लेख दोनों मिलते हैं। लेख व चित्र दोनों मिलते हैं वर्गाकार पर, इसलिए हम कहा इस पे जानवरों के चित्र मिल जाते हैं, लेख मिल जाते हैं। और तथा लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित होते हैं। अब लिपि के चिन्ह, लेख, लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित यानी छपे होते हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जाता। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि सिंधु सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब विशिष्ट पुरावस्तु में मोहर भी आती है, बाट, पत्थर के कंकाल, पकी हुई ईंटें, वस्तुएं, है ना। अब ये वस्तुएं कहाँ से मिली? अफगानिस्तान से मिल गई, जम्मू से मिल गई, बालूचिस्तान से मिल गई जो पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्र जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर है। यानी कि जैसे कि मोहर यहाँ पर मिल गई और यहाँ पर मिल गई दूसरे देश में, बहुत सारी दूर, बहुत ज़्यादा गैप है इनके अंदर, है ना। ओ भाई साहब, हम पढ़ेंगे आरंभिक, पर्वतीय तथा विकसित। मैंने आपको बताया था आरंभिक का मतलब होता है जहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि उनके पास छोटा सा रहने के लिए आवास था, है ना। और छोटा मतलब कि जो वह क्या पशुपालन करते होंगे। फिर विकसित हुआ धीरे धीरे, फिर विकसित होते गए, उनके पास मतलब कि प्रौद्योगिक आ गई थोड़ी तो ज़्यादा। फिर उसके बाद प्रवृत्ति, ये बीच में आएगा, यानी कि सब कुछ नष्ट हो गया, यानी कि वहाँ पर जलाने के साक्ष्य मिले कि यहाँ पर सब छोड़कर चले गए होंगे, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। अब जो आरंभिक लोग जीवन निर्वाह का तरीका क्या था? कृषि कर लेते होंगे, पशुपालन के साक्ष्य मिले, शिल्पकारी के साक्ष्य मिले, बस्तियों का आकार यानी छोटा था। आरंभिक तथा विकसित सभ्यता के बीच बड़े पैमाने पर छोड़ दिए गए कि जलाए जाने के साक्ष्य मिले, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे पर्वती में हुआ होगा, यानी कि नष्ट हो गई होगी। अब निर्वाह के तरीके क्या थे? विकसित हड़प्पा, इसको काटोगे निर्वाह के तरीके को, यानी कि अब ये प्रश्न आ गया, विकसित हड़प्पा संस्कृति कहाँ पनपी? जो विकसित लोग हैं, यानी कि जो विकसित मतलब कि जहाँ पर पहले गरीब थे, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अलग है ना, गरीब थे, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर कौन आ गए? अमीर, यानी कि गरीब स्थान पर ये सभ्यता पनपी, क्योंकि गरीब पर ही विकसित आ गए, यानी गरीब पर ही विकसित आ गए। तो हम कह सकते हैं, हमने क्या यूज किया था? आरंभिक, आरंभिक बिक प्लस कुछ नए स्थान, यानी कि कुछ नए भी तो बनाएंगे, है ना। इन पर ये विकसित हड़प्पा संस्कृति पड़ी, यानी कि बाद में विकसित होने लगी, वो पड़ी। ओके। और यहाँ के लोग क्या खाते थे? पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद खा लेते। किसकी बात कर रहे हैं? आरंभिक की, आरंभिक सभ्यता की, जिसमें वहाँ के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त जानवरों के मांस, मछली खाते थे। हम मछली खाएंगे तो देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, पेड़ पौधों की पूजा करते होंगे, है ना। तो उनको ये मांस मछली से ही चढ़ाते होंगे ना। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति पनपी, है ना। कहाँ पर पनपी कहाँ पर मिली उनके? ये मतलब कि ये वो मान सकते हैं सभ्यता के साक्ष्य सिसवल से मिले, कोटदीज से मिले, दब्बसादत आमरीनाल से मिले। एस के डी ए याद रख लेना। सिसवाल, कोटदीजी, दबस्ताद आमरीनाल से मिले। अब इसकी ट्रिक भी तो होगी, बिल्कुल होगी। शीशे को शीशे को दबाना, यानी सिसवाल, कोटदीजी, दबासादत आमरीनाल। ओके, ये ट्रिक है, शीशे को दबाना, कोटदीनाल। अब पूरा वनस्पति किसे कहते हैं? जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के देखो, वनस्पति आ गए, पेड़ पौधे आ गए, वनस्पति का अध्ययन,
जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञ यानी ज्ञानी होंगे और आहार संबंधी जानकारी देते होंगे, जैसे जले हुए अनाज के दाने, बीज, यानी कि आहार संबंधित जानकारी देते होंगे ना। यानी पेड़ पौधों से वहाँ के लोग क्या खाते थे, है ना। अब पूरा वा प्राणी विज्ञान जो जानवर की हड्डियों से उनके बारे में जानकारी देते हैं। ये तो पेड़ पौधों से देते थे, अभी जानवरों से हड्डियाँ, तो वहाँ के क्या पालते थे जानवर, जैसे कि वह क्या पालते होंगे, बकरी, भेड़, जंगली सूअर, इस तरह से कि जान गई पूरा बन गए। अब पूछ लिया जाए, इम्पोर्टेंट है, बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त मिले, बग्गू गुजरात। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अनाज कौन से, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, दालें, तिल, सफ़ेद चीन आदि के शक से। अब प्राप्त जानवर कौन से, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। अब देखो भेड़, सूअर ये पालतू हैं, जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल जंगली प्रजाति हैं। अन्य जानवरों की हड्डियाँ, मछली, पक्षी। ओके, बहुत सारा बचा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा पढ़ लिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब से सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टॉपिक को जानोगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे। जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है आपको, उनके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करोगे। समझ में नहीं आए तो कमेंट में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।